नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत सारे तरह तरह के कौतुक दुनिया में होते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें लोग निकाल के लाते हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ आई है, NFT। मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे आप जाइए, असंख्य वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा कि ये नई बला क्या है, नई बीमारी क्या है। ये आपने भी अगर कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की होगी तो आपने महसूस किया होगा कि ये है क्या जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज के एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि NFT क्या है। अपने वाले स्टाइल में मैं उसको सरल से सरल बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आपको ये भी बताने की ज़रूरत करूंगा कि हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है, आपके लिए उपयोगिता क्या है, और उन लोगों के लिए उपयोगिता क्या है जो उस पर बहुत खर्च कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको बारकोड दिखाई देगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन, ये इसका फुल फॉर्म है। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको पता लग गया। नॉन फंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो एक्सचेंजेबल नहीं हैं, जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे पास एक क्रिकेट बॉल है, आपके पास भी एक क्रिकेट बॉल है। मैं आपको कहूँगा कि बॉल बदलना चाहते हैं तो आप कहेंगे बदल लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। दोनों नई हैं, दोनों को यूज़ नहीं किया गया है। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास फिर आऊँ कि आप बॉल बदलना चाहते हैं। इस बीच में आप बॉल के ऊपर सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ ले चुके हैं या कपिल देव का ऑटोग्राफ ले चुके हैं। फिर मैं कहूँगा बदलना चाहेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑटोग्राफ है। और अब मेरे पास ये बॉल यूनिक बॉल है, एक ऐसी बॉल है जो मैंने ख़रीदी और मैंने इस पे कपिल देव का दस्तखत कराया। दुनिया में ऐसी कोई बॉल नहीं है। यानी एक बॉल अद्वितीय बॉल है, एक बॉल यूनिक बॉल है, एक बॉल एक असेट, ऐसा असेट है जो दुनिया में दूसरा नहीं है, जिसकी कीमत उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर उस बॉल को लेकर तीन भावनाएं आती हैं। पहली भावना आती है कि ये जो है एक इमोशनल चीज़ ये आती है कि मेरे पास एक प्राइड है कि मेरे पास ये है। एक सेंस ऑफ एसोसिएशन आता है कि ये बॉल मेरे पास है और मेरी है, किसी और की नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक प्राइड आता है जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि मैं इस बॉल का मालिक हूँ। और चौथी चीज़, आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं, समाज को बता सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी बॉल है जिस पर कपिल देव के दस्तखत हैं। इसी के साथ में वो जो फंजिबल आइटम था, एक क्रिकेट की बॉल, वो नॉन फंजिबल बन जाती है। ये एक सरल उदाहरण है और सरल करने की कोशिश करता हूँ। हाल में अमिताभ बच्चन साहब ने अपना एक कलेक्शन NFT का लॉन्च किया है, और उस कलेक्शन में, मैं कौन सी साइट पे, किस पे, मुझे कोई प्रमोट तो करना नहीं है। उस कलेक्शन में एक शोले फिल्म का पोस्टर है जिस पर अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ हैं। वो पोस्टर जो दीवार चिपका घूमता था, अमिताभ बच्चन के पोस्टर लगने के, ऑटोग्राफ के बाद में, और शोले फिल्म रिलीज होने के बहुत सारे साल बीत जाने के बाद में, आज बहुमूल्य हो गया है। इसलिए बहुमूल्य हो गया है क्योंकि वो नॉन फंजिबल हो चुका है। यानी अब अमिताभ बच्चन 2022 में एक पोस्टर पर अगर दस्तखत करते हैं तो वो पोस्टर अब नॉन फंजिबल हो गया, क्योंकि वो अद्वितीय हो गया। इस तरह की बहुत सारी अद्वितीय, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हम अभी तक इसको अपने पास रखने के आदी रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉन फंजिबल क्यों हो गया और किस तरह से अमिताभ बच्चन ने जो पोस्टर रिलीज किया है वो पोस्टर महत्वपूर्ण क्यों हो गया। डिजिटल दुनिया में इसके मायने क्या हैं अभी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो अमिताभ बच्चन का वो पोस्टर नॉन फंजिबल हो गया। अब आपको मैं बताऊं कि वो नॉन फंजिबल कैसे हो गया, तो उसका एक बड़ा सिस्टम सरल है समझने का, कि उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है अमिताभ बच्चन। सरल भाषा में समझिए, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा इस भाषा में। जैसे मकान की रजिस्ट्री होती है, मकान होता है, उसका एक कागज़ होता है, उस कागज़ के ऊपर आप जाते हैं, साइन करते हैं, रजिस्ट्रार का ठप्पा लगता है, स्टाम्प पेपर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ लगते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, यानी उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, दूसरी रजिस्ट्री बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के साइन उस समय के कहाँ से लाएंगे,
वही स्टाम्प पेपर टाइप सारी चीज़ें मिला के उसको एक बनाती हैं। लेकिन ये क्या है, मूर्त दुनिया है। लेकिन अगर वर्चुअल वर्ल्ड में, अमूर्त दुनिया में यही रजिस्ट्री हो तो कैसे होगी? वहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो रजिस्ट्री होने का तरीका है कि आप किसी ना किसी तरीके से उसको इनक्रिप्ट कर दें, उसमें कोई ऐसा कोड डाल दें जिस कोड के ज़रिए से उसका जो मालिक है उसके अलावा कोई और आदमी उसको एक्सेस ना कर सके। सरल भाषा में जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड टूट सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो असेट बना दिया जाता है उस असेट को ना तो कोई डुप्लीकेट कर सकता, ना उसको कोई नकली बना सकता, ना कोई उस असेट को भेद सकता। तो इसी तरह से जो आम चीज़ें हैं, जो वर्चुअल, जो हमारी आम ज़िंदगी में चीज़ें होती थी, जैसे कि आप एम एफ हुसैन की पेंटिंग खरीदते थे, वो आपकी ऑटोग्राफ पेंटिंग होती थी, उस तरह की जो चीज़ें होती थी उनको सबको आप संभाल के रखते थे और वो चीज़ें आपकी एक तरह से वो इनक्रिप्टेड हो जाती थी और उन चीज़ों की दूसरी चीज़ नहीं बन सकती थी। लेकिन डिजिटल दुनिया में अगर मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक हद तक यूनिक हो सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी आदमी ने एक फ़ोटो बना दिया, एक पेंटिंग बना दी, या उसके पास एक फ़ोटोग्राफ है, या उसके पास में कोई और चीज़ है, और उस चीज़ को, उस डिजिटल क्रिएशन को, जो डिजिटल क्रिएशन में क्या होता है, जैसे आप पबजी गेम अगर खेलते हो, आपने देखा होगा, तो पबजी गेम में क्या करते हैं कि अभी वहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, NFT इस्तेमाल हो रहा है कि उसमें आप गेम खरीदते खरीदते कुछ पोशाक, अधिक पैसे देके कुछ पोशाक वहाँ से ख़रीद लेते हैं, वहाँ से कुछ पैसे देके कुछ तोता ख़रीद लेते हैं, अलग अलग तरह की। आप जाएंगे तो उसमें भी हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की चीज़ें भी उसमें बन चुकी हैं। वो खिलौना जो बाहर नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही चलता है, आपके गेम में ही आपको दिखाई देता है। वो भी NFT है, क्योंकि उसका भी कोई दूसरा बना नहीं सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता, और जो पैसे देगा उसको ओन कर सकता है। लेकिन वो NFT इसलिए नहीं है क्योंकि वो कई लोगों को बेचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ यूनिक है तो वो गेमिंग में किसी और को नहीं दी जा सकती। तो इसी तरह से जब आप और सरल करूं तो ऐसे समझिए कि पुराने ज़माने में हम लोग जिन चीज़ों को रजिस्ट्री करते थे, जिन चीज़ों को हम अपने पास संभाल के रखते थे, हमारे पास यूनिक होती थी। पेंटिंग है, गांधी जी का चश्मा है, कभी टीपू सुल्तान की तलवार है, या एक ग्यारसपुर लेडी होती थी हमारे यहाँ की, बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी पुरातात्विक धरोहर चोर चुरा चुरा के ले जाते थे, उसको विदेशों में बेचते थे। आपने बहुत सारी मूर्तियों की स्मगलिंग के किस्से सुने होंगे, फिल्में बनती थीं, और उस वक़्त उपन्यास, बाल उपन्यास, सब इस तरह की मूर्ति की चोरियों से भरे होते थे। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो यूनिक है। लेकिन अगर आप एक JPEG कोई ग्राफिक्स बनाएं, या कोई एक बिटमैप बना दें, या कोई GIF फाइल बना दें, या कोई एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कर दें, वीडियो ग्राफिक्स क्रिएट कर दें, तो आज की तारीख में वो वीडियो ग्राफिक्स दूसरा आदमी कॉपी कर लेगा। उसमें रॉकेट साइंस क्या है? तो उसको यूनिक बनाने के लिए कि अगर आपने पेंटिंग यहाँ तो करोड़ों की बिक जाती है, अगर वही पेंटिंग आप कंप्यूटर में कुछ बना रहे हैं तो उसको कैसे वो महंगा बनाया जाए और उसको किसी एक आदमी को कैसे दिया जाए, तो उसके लिए उसकी ब्लॉकचेन से इंक्रिप्शन हुआ उसका। तो ये जो NFT थी, जो ब्लॉकचेन से आपने एनक्रिप्ट की, वो NFT एक आदमी कोई ओन करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ट्विटर वाले ने अपने ट्विटर का जो पहला ट्वीट था उसको ब्लॉकचेन से एनक्रिप्ट करके $2.9 मिलियन में बेच दिया। अब जिस आदमी ने ख़रीदा है उसके पास वो अवेलेबल है, वो उसका मालिक है, और जब वो उसका मालिक है तो वो ही उसका मालिक है। दूसरा आदमी उसको तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक ये उसको ना दे। कुल मिला के अब मैं आऊँगा इसकी व्यावहारिकता पे। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आपकी व्यावहारिकता क्या होगी, इसका उपयोगिता हमारे लिए क्या है। हमारे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये एक फालतू की चीज़ है। अगर पहला ट्वीट की फ़ोटो अगर किसी आदमी ने वहाँ पे ख़रीदी हुई है, इनक्रिप्ट की हुई $2.9 मिलियन में, तो वो फ़ोटो आप वैसे भी खरीद सकते, उस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट वैसे भी आप रख सकते हैं। उस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट वो इंस्टाग्राम पे डालेगा, इसका मेरे पास NFT है, आप NFT लिखे वगैरह भी डाल सकते हैं। वो फ़ोटो वो अपने पास रखे हुए हैं, आपके पास भी अवेलेबल है, दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, तो भाई मैं पैसे क्यों खर्च करूं। ये हुआ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है। जब इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है, मैंने कहा कि सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है आपको, अरे वाह इसका मालिक मैं हूँ। तो वो एक छोटा सा कार्टून सा है,
वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डिजिटल उसकी ओनरशिप आपके पास है। पेंटिंग को आप क्या करते थे, अपने ड्राइंग रूम में सजाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लें। इसको आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा देंगे, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये ऑनलाइन ही है केवल। तो आप कहेंगे देखा मेरे पास NFT है, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा। जस्टिन बीबर ने एक बंदर की शक्ल बदलने वाली जिफ खरीदी है, जो उसने करोड़ों रुपए में खरीदी है जस्टिन बीबर ने। और वो कुछ नहीं, एक जिफ फाइल है जिसमें करीब कुछ हज़ार चेहरे आदमी के भाव एक बंदर की शक्ल में बदलते रहते हैं। और उसको जस्टिन बीबर ने खरीद लिया, और वो पीछे से एनक्रिप्टेड है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आपके पास भी वो आ जाएगा। लाइक जस्टिन बीबर के मोबाइल पे जब वो होगा, आप उसकी होम स्क्रीन पे होगा, तो वो उतने करोड़ रुपए का होगा। आपके पास होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपने उतने पैसे खर्च नहीं किए। ये है NFT, और जिसको लेकर सारी दुनिया में बवाल चल रहा है। अगर इसको और सरल तरीके से समझें, ये अमीरों का चोचला है, अमीरी दिखाने का तरीका है। आपके पास अगर 1 लाख करोड़ रुपए हैं, 2 लाख करोड़ रुपए हैं, तो उसका आप क्या करेंगे? खाएंगे तो रोटी, सोएंगे तो बिस्तर पे। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की हवस होती है। कोई सोने का बिस्तर बना लेता है, लेकिन उसमें ये बात नहीं आती, पता चला मैंने सोने की कार खरीदी है, दूसरा आदमी भी कार बनवा ले रहा है, तो मैं क्या करूं? तो NFT वैसा एक नया उनको चोचला मिल गया है, एक नया झुंझुना मिल गया है, जिसके ज़रिए वो शान मार सकते हैं कि ये जो स्टिकर है ना, डाक टिकट जैसा, ये मेरे पास है दुनिया में, और मैंने इसे जो है वो 100 करोड़ में ख़रीदा है। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए मेरे पास है, ये डाक टिकट मेरा है, और दुनिया में सिर्फ मैं ही इसका मालिक हूँ, कोई और मालिक नहीं है। आप सेंस ऑफ ओनरशिप महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई नक्शा नहीं बनाया, कोई वहाँ पे प्लॉट नहीं कटा, उसके बावजूद चांद पे लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, सेंस ऑफ ओनरशिप है। और ये उन लोगों के पास जिसके उनका अतिरिक्त धन है, वो उसका क्या करें, उनके पास ये आलतू फालतू की चीज़ें हैं। और आपके पास भी अगर थोड़ा सा अतिरिक्त धन है, तो उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा बारकोड है स्क्रीन पर, उसके ज़रिए भी आप हमको मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। NFT को सरल बनाने का मेरा ऐसा विश्वास है, मैं कई वीडियो देख चुका हूँ, कई जगह देख चुका हूँ, इतनी सरल तरीके से कहीं पे नहीं समझाया गया है। अगर आप अपने दोस्त को समझाना चाहते हैं, तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। नमस्कार, जय हिंद।